हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और बोर्ड पेपर की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें 3 वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किए जा चुके हैं और ये चौथा वीडियो है। और इसमें भी हम लोग फिजिक्स के 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर की। और फर्स्ट चैप्टर के ये जो क्वेश्चन हमने नोट किए ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं। ये थ्योरी बेस्ड नहीं है, ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है जो ऑप्शनल में, शॉर्ट में या लॉन्ग में जिस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस हम लोगों को करनी है। बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पर नोट हैं, आप इनको रीड करिए। और चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। क्वेश्चन बोर्ड में नोट है। जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये पिछले ईयर 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। आसान है, बस आपको एक बार देख लेना है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करता है। हो सकता है आपको ये ऑलरेडी आता हो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन में दिया एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, या एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी अगर उसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या दी गई है 32 सेंटीमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन में दिया है, हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या गिवन है। क्वेश्चन में जो गिवन होता है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। वक्रता त्रिज्या को कैसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। यानी कि वक्रता त्रिज्या कितनी दी है, आर की वैल्यू दी है 32 सेंटीमीटर और फोकस दूरी पूछा है। यानी कि हमको इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। अगर आपको इन दोनों में संबंध पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर दिक्कत की बात है। तो फिर एकदम आसान सा क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला ना पता होने की वजह से गलत हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, F = R/2 फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। फॉर्मूला क्या होता है, F फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 फोकल लेंथ = रेडियस ऑफ कर्वेचर अपान 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू दी है 32, तो 32 अपान 2 कर देंगे, 2 1 जा 2 आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी फोकल लेंथ आ गई 12 सेंटीमीटर। यानी इसमें वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर दी थी, फोकल लेंथ निकालना था। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, F = R/2। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को 100% मिलेगा। चाहे ये आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि F और R में रिलेशन लिखिए, ऐसे पूछ लेगा, या फिर इसी टाइप R दे दिया, F निकालने के लिए कह दिया। इसका दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्वेश्चन में फोकस दूरी दे दे और वक्रता त्रिज्या पूछ ले, कह दे कि एक अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अगर फोकस दूरी दी है, वक्रता त्रिज्या निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले को चेंज कर लेंगे और चेंज करके फॉर्मूला क्या बनेगा, R = 2F। यानी कि जो फोकल लेंथ दी गई होगी उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं और आसान भी होते हैं। इम्पॉर्टेंट होना, आसान होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ कठिन हो वही इम्पॉर्टेंट हो। बहुत आसान सी चीज़ें बच्चे जल्दबाजी में या प्रेशर में आके गलत कर देते हैं। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है, F = R/2 को ये लोग गलती से लिख देते हैं R = F/2। ये मिस्टेक मोस्टली बच्चे कर देते हैं। R = F/2 नहीं होता। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी नहीं होती, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। भाई फोकस पहले पड़ जाता है, वक्रता त्रिज्या बाद में पड़ती है, तो जो फोकस दूरी है वो छोटी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप रीड करिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2017 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया। ये भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आप उसको रीड करिए और चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार देख के ही इनको कर सकते हैं आराम से। अगर आप इनको कर पा रहे हैं तो ठीक है, आपकी
प्रिपरेशन ठीक चल रही है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप थोड़ा भी मेहनत करिए, यही टाइम है मेहनत करने का। इसी में आप जितनी मेहनत कर लेंगे आपका रिजल्ट उतना अच्छा आ जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहा है किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के सामने, यानी कि जो फोकस दूरी है किसकी फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, यानी कि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी कनकेव मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये जो क्वेश्चन है ये बहुविकल्पी का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन दिए थे कि वक्ता केंद्र पे बनेगा, वक्ता केंद्र से बाहर बनेगा, अनंत में बनेगा। इसके ऑप्शन इस टाइप से थे और ये 2017 में पूछा गया है। ये थोड़ा क्वेश्चन हमको अलग लगा, इसके ऑप्शन को देखते हुए क्वेश्चन अलग था, इस वजह से नोट किया गया और आसान बहुत है। इसके विकल्प थे, पहला विकल्प था अनंत पे बनेगा, अनंत पर बनेगा, और दूसरा विकल्प था वक्ता केंद्र पे बनेगा, और तीसरा था वक्ता केंद्र से बाहर, और चौथा विकल्प था इनमें से कोई नहीं। इसी तरह करके 4 विकल्प दिए गए थे, यानी कि इसमें जो 10 और 20 दिया मतलब मैथमेटिकल वैल्यू कुछ नहीं दी गई, इसमें हमको लैंग्वेज में आंसर बताना था, इस वजह से ये क्वेश्चन नोट किया गया। तो लैंग्वेज में आंसर बताने के लिए आपको क्या करना है, फिगर बनाना थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनकेव मिरर बना लेंगे। ये हमने कनकेव मिरर बना लिया है और क्वेश्चन में कहा ये कनकेव मिरर, इसके सामने ये कनकेव मिरर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, इसकी फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ तक की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। और कहा है ये 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और इसके बाद वक्ता केंद्र होगा, यहाँ पे फोकस दूरी 10 है तो वक्ता त्रिज्या कितनी होगी, फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो वक्ता त्रिज्या कितनी होगी, r बराबर 2f होता है, इसमें 10 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 20, यानी 20 सेंटीमीटर दूरी पे वक्ता केंद्र होगा। 20 सेंटीमीटर दूरी पे क्या होगा, वक्ता केंद्र होगा। ये फोकस, ये वक्ता केंद्र, फोकस 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर फोकस है तो 20 पे वक्ता केंद्र होगा, तो वक्ता केंद्र इंडिकेट कर दिया। उसके बाद कहा है दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई वस्तु रखी, यानी कि वक्ता केंद्र की दूरी भी 20 सेंटीमीटर है और जो वस्तु रखी गई है वो भी 20 सेंटीमीटर पे है, यानी कि वक्ता केंद्र पे ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा गया है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो आप लोगों ने जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था अवतल दर्पण पे, ये आपके स्कूल टीचर ने पढ़ाया होगा, आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा। अवतल दर्पण में जब वक्ता केंद्र पे वस्तु रखी हो तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, वक्ता केंद्र पर ही बनता है। उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इससे लाइट रे ऐसे निकलेगी, इससे ऐसे लाइट रे निकलेगी, जो लाइट रे पैरेलल जाती है वो सेंटर ऑफ वो वक्ता त्रिज्या से जाती है तो ये ऐसे सीधी निकल जाएगी, और दूसरी जो फोकस से जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी ये ऐसे समांतर हो जाएगी। आप जब इसको स्केल से बनाएंगे तो एकदम क्लियर इमेज बनेगा। और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं ये वक्ता केंद्र पे ही कट करती हैं, जहाँ पे ये एक दूसरे कट कर रहे हैं ये वक्ता केंद्र पे ही आके मिलती हैं। ये थोड़ा इमेज गंदा सा हो गया, लाइन वाइन काफ़ी है। ये यहाँ पे वक्ता केंद्र पे ही इसका इमेज बन जाएगा। ये चीज़ आप याद भी रख सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इमेज कहाँ पे बनेगा, वक्ता केंद्र पर बनेगा। तो ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो गया, क्योंकि ऑप्शन में मैथमेटिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ था तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टिक करेंगे उस पर। और अगर ऑप्शन इस तरह ना दिया होता, डायरेक्ट हमको वैल्यू निकालनी होती, तब हम क्या करते, एफ का मान दिया है, यू का मान दिया है, वी की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार आप निकालिए, एफ का मान दिया 10 और यू का मान दिया 20 और कनकेव मिरर का है तो आप याद करिए इसमें प्लस माइनस क्या कैसे होगा, प्लस माइनस लगाइए और वी की वैल्यू फाइंड करिए। देखिए करने की कोशिश करिए, बाकी हम बता रहे हैं कैसे करना है इसको।
तो देखिए फोकस दूरी दी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होगी कि माइनस में होगी। हम दूरी जो पोल की तरफ आते समय जो लेते हैं वो प्लस में लेते हैं, पोल से दूर आते समय जो लेते हैं वो माइनस में लेते हैं। और कनकेव मिरर ऐसे बना है, इसकी फोकस दूरी इधर है, इसकी फोकस दूरी इधर है। लाइट रे ऐसे जा रही हैं और हम फोकस दूरी पोल से वापस आते समय, पोल से इधर आते समय नाप रहे हैं फोकस दूरी को, इसलिए फोकस दूरी कैसी होगी, माइनस में होगी। तो यहाँ पे फोकस दूरी काहे में होगी, माइनस में होगी। ये चीज़ आप याद भी रख सकते हैं, अवतल दर्पण फोकस दूरी माइनस में। कैसे माइनस में होती है ये आपको समझा दिया गया, तो इससे याद रहेगा। अवतल दर्पण फोकस दूरी माइनस में, और वस्तु की दूरी चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो माइनस में होती है, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट इधर साइड ही रखा जाता है, बाएं तरफ ही रखा जाता है, तो वो माइनस में ही रहती है। तो वस्तु की दूरी भी दी है 20 सेंटीमीटर, माइनस में रख लिया। हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है भी। तो अब एफ यू वी में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, ये अगर आपको पता है तो आप इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। इसमें हमको v निकालना है, तो u इधर प्लस में है, इधर हम माइनस में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/f - 1/u = 1/v। यहाँ पे f और u की वैल्यू रख के सॉल्व करने हम, तो हो जाएगा 1/v बराबर 1/f का मान -10 माइनस v का मान -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 20 और प्लस का 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे आएगा माइनस का 1/20, यानी कि v का मान आ जाएगा -20। v का मान कितना आ गया, -20, यानी कि जहाँ पे वस्तु रखी है वहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है, जहाँ पे वस्तु रखी है वहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है। v भी आ गया -20, यानी कि वक्ता केंद्र पे वस्तु रखी थी, वक्ता केंद्र की दूरी भी 20 आएगी और प्रतिबिंब की दूरी भी 20 आ गई, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, वक्ता केंद्र पे ही बन रहा है। अगर हमको ऐसे मतलब मैथमेटिकल वैल्यू निकालनी होती तो हम इस तरह करते, इसको ये ऑप्शनल क्वेश्चन था तो इसको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर देते, यहाँ पे वक्ता केंद्र टिक कर देते। सपोज अगर ये ऑप्शन में ना दिया होता, मैथमेटिकल तरीके से हमको सॉल्व करना होता, तो हम इस तरह करते इसको। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन रीड करिए, 7 सेंटीमीटर आकार का, 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब, बिंब मीन्स क्या होता है, बिंब मीन्स भी ऑब्जेक्ट ही होता है, वस्तु ही होता है। तो बिंब मतलब वस्तु, प्रतिबिंब मतलब इमेज, प्रतिबिंब। तो 7 सेंटीमीटर आकार का कोई बिंब, कोई वस्तु है जिसका आकार कितना है, 7 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो है ये वस्तु की ऊंचाई दी गई है। जैसे ये मार्कर है तो मार्कर को हम कह दें कि इसका आकार 7 सेंटीमीटर, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। और 18 सेंटीमीटर दूरी, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण सामने, अवतल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, यानी वस्तु की दूरी दी है 27 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 27, फोकल लेंथ 18, और वस्तु का आकार, वस्तु की लंबाई दी है, ओ का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, और फिर हमको प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति निकालना है। तो इस तरह के सवाल को हम क्या करते हैं, सब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो 7 सेंटीमीटर आकार है ये क्या दिया गया है, ये जो दिया है ये वस्तु का आकार है, यानी कि मार्कर की ऊंचाई क्या होगी, मार्कर कितनी दूर रखा है, ये तो वस्तु की दूरी हो गई, कितनी दूर रखा है, 27 सेंटीमीटर दूरी पे, यानी 27 सेंटीमीटर ये तो वस्तु की दूरी हो गई, लेकिन जो 7 सेंटीमीटर है ये मार्कर का आकार है, मार्कर की ऊंचाई है। और ऑब्जेक्ट की ऊंचाई को हम ओ से इंडिकेट करते हैं, इमेज की ऊंचाई को हम आई से इंडिकेट करते हैं। तो
यहाँ पे O बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, हम लिख देंगे वस्तु की ऊंचाई या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकस दूरी कितनी है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी काहे में होगी, माइनस में होगी, तो हम -18 रखेंगे। ये माइनस प्लस हमको अपने मन से रखना है, ये आप याद कर लीजिए। अवतल दर्पण में फोकस दूरी वस्तु की दूरी माइनस में और प्रतिबिंब की दूरी प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है। अगर माइनस में है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अगर प्लस में है तो आभासी, वास्तविक यानी कि रियल। अगर माइनस में आ रही वी तो रियल, अगर प्लस में आ रहा है तो वर्चुअल। उसके बाद जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी माइनस में होती है, प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होती है और फोकस दूरी भी प्लस में होती है। यानी उत्तल दर्पण में सारी दूरी प्लस में होती है, केवल वस्तु की दूरी माइनस में होती है। और अवतल दर्पण में सारी दूरी माइनस में होती है, केवल प्रतिबिंब की दूरी प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो F दिया 18 सेंटीमीटर और U दिया है 27 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी चाहे जो दर्पण हो हमेशा माइनस में ही लेनी, तो हमने माइनस में ले लिया। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब की स्थिति निकालेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वही दर्पण फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u से हमको क्या निकालना है, इसमें v निकालना है। तो इसमें हम फॉर्मूला कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर्मूला कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 1/v बराबर 1/f - 1/u। और इसमें हम f और u की वैल्यू रख देंगे। f का मान रखेंगे -18, माइनस u का मान रखेंगे -27। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका हम अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 54। 18 और 27 का एलसीएम लीजिए, आ जाएगा 54। 54 18 × 6 = 18, 54 आ गया माइनस का 3, 27 दूनी 54। तो यहाँ पे आ गया 2, 3 में से 2 को माइनस किया, आ गया माइनस का 1/54। यानी कि v का मान आ गया माइनस का 54। 1/v का मान 1/54, तो v का मान 54 और माइनस में है तो माइनस उसी तरह लगा हुआ है। यानी प्रतिबिंब की दूरी आ गई 54 सेंटीमीटर। 54 सेंटीमीटर यूनिट जरूर लिखना है, यानी जो प्रतिबिंब होगा वो 54 सेंटीमीटर दूर पे बनेगा। और माइनस में आया है इसका मतलब वास्तविक बनेगा। अब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, इसको निकालने के लिए हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। उसको निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, आवर्धन क्षमता निकालते हैं। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर माइनस का v/u। और v का मान आ गया है माइनस का 54, तो -54 रख दिए। u का मान दिया है माइनस का 27, तो -27 रख दिए। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 27 दूनी 54, माइनस माइनस कैंसिल, तो आ गया माइनस का, तो ये माइनस फॉर्मूले वाला आ गया। मैग्नीफिकेशन कितना आ गया, माइनस का 2। उसके बाद मैग्नीफिकेशन का ही एक दूसरा फॉर्मूला होता है, क्या, ऊंचाई के पदों में। आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये तो दूरी के पदों में है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। और एक फॉर्मूला होता है I/O। I क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, O क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो अब हमको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, m बराबर I/O। v/u में माइनस होता है, I/O में माइनस नहीं होता है। v/u में ये माइनस फॉर्मूले में ही होता है। और ऊंचाई के पदों में जो फॉर्मूला है I/O, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें माइनस नहीं होता। तो I और O, यहाँ पे m की वैल्यू हम रख देंगे -2। I का मान हमको नहीं पता, I ही तो निकालना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। और O का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ये हमने 7 रख दिया। और तो यहाँ से I बराबर, ये इधर अपान में मल्टीप्लाई में आएगा, तो I बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस का 14 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गई माइनस का 14 सेंटीमीटर। वस्तु है 7 सेंटीमीटर की, प्रतिबिंब बन रहा है 14 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, 2 गुना बड़ा बन रहा है। ये 7 वो 14, 2 गुना बड़ा बन रहा है। कितना बन रहा है, 2 गुना बड़ा बन रहा है, 14 सेंटीमीटर का बन रहा है। और माइनस हमको ये बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। माइनस क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है क्योंकि माइनस में आया है। और
कितनी सेंटीमीटर दूर बन रहा है और कितनी सेंटीमीटर दूर बन रहा है, 54 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। और अलग क्या है, इसमें यही चीज़ एक्स्ट्रा हो गई, ये जो 7 सेंटीमीटर दे दिया गया यही अलग है। और ये इसका यूज यहाँ पे हमको करना पड़ा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बताने के लिए, प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा उसको निकालने के लिए, या हम दूसरे शब्दों में कहें मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, आवर्धन क्षमता निकालने के लिए हमको इसका यूज करना पड़ेगा। ये देने की वजह से क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, लेंदी हो गया है, बाकी है बहुत आसान। 1/f 1/v 1/u से हमने v निकाल लिया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमको m निकालना है, m निकालने के बाद m बराबर I/O से I निकालना है। निकालिए, 1-2 बार ट्राई करिए, आ जाएगा आपको, आसान है, बस 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन का जल और कांच का अपवर्तनांक। ये जो ऊपर के क्वेश्चन थे ये F बराबर R/2 1/f = 1/v + 1/u से रिलेटेड थे। ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन और ये भी बहुत पूछा जाता है। 2015 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 11 में पूछा गया, हालांकि 2020 में अभी रिसेंटली नहीं पूछा गया था। इस बार चांसेस हैं कि पूछा जाएगा, ज़्यादा पूछा जाएगा। तो इसको देखिए, जल और कांच का अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 है। जल और कांच का अपवर्तनांक को काहे से इंडिकेट करते हैं, n से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे ये नहीं दिया किसके सापेक्ष अपवर्तनांक है, तो जब किसी के सापेक्ष अपवर्तनांक ना दिया हो तो हम उसको क्या मानते हैं कि वो वायु के सापेक्ष दिया गया है, वायु के सापेक्ष दिया गया है। यानी कि ये जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष। ये कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष है। तो इसी चीज को हम लिख लेंगे, जल का अपवर्तनांक अपवर्तनांक को n, और जल के लिए हम वाटर यानी W यूज करेंगे, NW। और ये किसके सापेक्ष दिया, वायु के सापेक्ष, वायु यानी कि एयर, यानी ANW का मान दिया है कितना, 4/3। इसी तरह कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, कांच का अपवर्तनांक दिया है, कांच का अपवर्तनांक यानी कि n यानी कि अपवर्तनांक किसका, कांच का। कांच को हम कहते हैं ग्लास को यानी Ng। और ये किसके सापेक्ष दिया, जब किसी के सापेक्ष ना कहे तो इसको हमको अपने मन से वायु के सापेक्ष मान के चलना है, क्योंकि पूरे मीडियम में हर जगह वायु ही है। तो अगर और किसी के सापेक्ष नहीं बोल रहा है तो हम उसको वायु के सापेक्ष ही मान के चलते हैं। तो यहाँ पे A कर दिया, यानी Ang का मान दिया है 3/2। उसके बाद कहा जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जिसका अपवर्तनांक होता है वो इधर बगल में, और जिसके सापेक्ष निकालना हो उसको इधर लिखते हैं पहले। जिसके सापेक्ष निकालना हो वो पहले, और जिसका अपवर्तनांक दिया गया हो, जैसे ये कांच का अपवर्तनांक है तो कांच बाद में लिखा गया है। इसी तरह जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष निकालना हो वो पहले, और जिसका अपवर्तनांक हो वो बाद में। तो यही चीज हम लिख देंगे, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक है, जल का, तो W किसके सापेक्ष है, कांच के सापेक्ष है, तो GNW बराबर, जो बाद में है वो ऊपर यानी कि ANW अपान, जो पहले है वो नीचे ANG। ANW का मान रख दो, ANG का मान रख दो, 4/3/3/2। इसको हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4/3 गुणे 2/3। इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 8/3।
9, यानी कि जल का कांच के सापेक्ष आ गया 8/9। यहीं पे अगर कह देता कांच का जल के सापेक्ष यानी कि WNG, तो उसका आ जाता 9/8, जस्ट अपोजिट हो जाता। जिसके सापेक्ष निकालना हो, सापेक्ष जिसके सापेक्ष निकालना हो वो पहले, और जिसका अपवर्तनांक निकालना हो वो बाद में। GNW लिखने के बाद जो बाद में है उसको ऊपर लिख देते हैं, जो पहले है वो नीचे लिख देते हैं, ANW/ANG। वैल्यू रख दिए, मल्टीप्लाई करा दिए, निकाल लिए इसका। जैसे आपको अपवर्तनांक वाले क्वेश्चन या मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो न्यूमेरिकल की बहुत बेसिक से वीडियो यूट्यूब में अपलोड किए, हमने खुद भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप उनको भी देख के अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद भी जैसे कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं आ रही, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ तक रखते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इनकी।